हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, इस चैप्टर में हमने ऑलमोस्ट सब मेथड्स कंप्लीट कर ली ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और आखिरी में हम लोग कल के वीडियो में ग्राफिकल मेथड भी देख रहे थे, जिसमें ग्राफ में वैल्यू कैसे पुट करनी है, इक्वेशंस कैसे बनानी है और उसे ग्राफ में कैसे रखना है, इसके बारे में कल हमने देखा था। सही बात है ना। और आज हमें इसके आगे की एक्सरसाइज, चैप्टर की आखिरी 3.2 एक्सरसाइज जो हमारी बाकी है, वो आज हम लोग शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज भी ग्राफ रिलेटेड ही है। इसमें भी जो है वो ग्राफ के ही क्वेश्चंस हैं कि हमें इक्वेशंस कैसे बनानी है और उस पर से ग्राफ में से वैल्यू कैसे ढूंढनी है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। बरोबर ना। तो देखो, हम लोग 3.2 में डायरेक्टली शुरू ही करें। तो 3.2 का जो है वो पहला क्वेश्चन देखें उसमें कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कि यहाँ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उस पर से पहले हमें इक्वेशंस बनानी है और फिर ग्राफिकली उसे सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करना मतलब कि अब हमें x और y की वैल्यू भी ढूंढनी है। कल 3.1 के जो हमने सम्स किए थे ना, उसमें क्या था पता है, खाली ग्राफ में वैल्यू प्लॉट करते थे। आखिरी में x और y की वैल्यूज ढूंढी थी क्या हमने? नहीं ढूंढी थी ना। ऐसा तो कुछ नहीं किया था ना। लेकिन यहाँ पर अब हमें x और y की वैल्यू भी ढूंढनी है ग्राफ के थ्रू ही। तो देखो कैसे ढूंढेंगे, पहले इक्वेशन तो बनाए, पहले स्टेप्स तो वही चलेंगे। कि देखो क्या लिखा हुआ है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्या दिया हुआ कि क्लास 10 में से टोटल 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। मैथमेटिक्स की क्विज है और उसमें 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जिसमें गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है वो ढूंढना है हमें। तो देखो इनकी इक्वेशन बनाए, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में। कि सपोज पहले लिखें कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू एक्स। कि चलो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो एक्स है एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू वाई सपोज करें। सही बात है ना। तो पहले तो ऐसे दिया हुआ है कि देर आर टोटल 10 स्टूडेंट इन अ क्लास, कि क्लास में से 10 स्टूडेंट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। कितने स्टूडेंट ने? 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है ना उसमें से। तो टोटल 10 है, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल 10 स्टूडेंट है। तो पहली इक्वेशन तो क्या बन जाएगी, नॉर्मल x प्लस वाई इक्वल टू 10। पहले तो ये सिंपल इक्वेशन ही हो जाएगी ना, कि बॉयज और गर्ल्स मिलाकर टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं। तो वो पहली इक्वेशन हो गई। फिर दूसरी के लिए ऐसा दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो जो लिखा हुआ है उसे इक्वेशन में लिखें कि गर्ल्स, गर्ल्स को क्या सपोज किया आपने, x, मीन्स x इज, हमने पहले ही बताया था जहां इज एम आर वॉज वेयर ऐसा हो तो उसकी जगह इक्वल टू लिख दिया करो। गर्ल्स इज मीन्स x इक्वल टू 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो बॉयज को सपोज किया था y, तो वो हो जाएगा y से 4 ज्यादा, y प्लस 4। ऐसे हो जाएगा ना, गर्ल्स इज 4 मोर देन मतलब कि x इक्वल टू y प्लस 4। और इस पर से इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई को अगर सेम साइड पे कर दें तो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाई यहाँ आ जाएगा, मतलब हो जाएगा एक्स माइनस वाई और इक्वल टू ये 4 ही रहेगा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये बन जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। बन गई ना दो इक्वेशन, पहली एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। समझ आई बात। और ये जो दो इक्वेशन बन गई, तो अब इसे ग्राफिकली सॉल्व करें। आपके एग्जाम में कुछ मेंशन ना हो तो इन दो इक्वेशन को तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो ना, चारों में से कोई भी मेथड। लेकिन लिखा हुआ है ग्राफिकली, तो हम लोग इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसे ग्राफ सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग वो तीन तीन सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना। कल देखा था ना एक्सरसाइज 3.1 में कि नाउ फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द थ्री सॉल्यूशन आर एज फॉलो। कि फ्रॉम इक्वेशन 1, जो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ x और y पे कोई भी नंबर रखकर हम लोग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं ना।
कल बताया था ना कि जैसे अगर आप x पे कुछ भी फाइ रखोगे, और जरूरी नहीं मैंने जो नंबर लिखे हैं वही, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर लिखो, कि समझो अगर x पे फाइ लिखा और अगर कैलकुलेशन करें तो फाइ यहाँ माइनस में जाएगा, तो 10 माइनस फाइ y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, फाइ मिल जाएगा। वैसे भी दोनों का प्लस 10 होना चाहिए ना, फाइ प्लस फाइ, है कि नहीं। फिर सपोज अगर x पे मैंने 4 लिखा तो y पे सॉल्यूशन से कितना मिलेगा, 6। या x पे अगर 6 रखूं तो y पे 4 मिलेगा। ये सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं वो तो पता है ना। और ये सॉल्यूशन मैं इसीलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि इसमें आप कोई भी नंबर रख सकते हो, अपने हिसाब से कुछ भी नंबर रखो, ठीक है। एंड वैसे ही फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन से अगर देखें तो सेकेंड इक्वेशन ये है x माइनस वाई इक्वल टू 4, सही बात ना, x माइनस वाई इक्वल टू 4। और इसमें से इसमें भी x और y पे कुछ भी रखो, कि जैसे सपोज x पे मैंने 4 ही रखा, अगर x पे 4 रखा है तो y पे उसका सॉल्यूशन करके क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, बरोबर ना। x पे 4 रखोगे, 4 इस साइड माइनस में जाएगा, तो 4 माइनस 4 0 ही मिलेगा हमें। अगर x पे 5 रखेंगे तो y पे 1 मिलेगा, या तो x पे अगर 3 रखोगे तो y पे -1 मिलेगा, ऐसे ये सॉल्यूशन मिलेंगे ना, है कि नहीं। हर सम में जो भी ग्राफिकली सॉल्व करना है तो उसमें इक्वेशन बनाकर उसके फिर ये 3 सॉल्यूशन रफ में ढूंढ लेंगे। अब ये जो 3 सॉल्यूशन मिले ना, तो इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ये भी हमने कल यहाँ तक के स्टेप्स तो लिखे ही थे, है कि नहीं, कि ये 3 सॉल्यूशन के बाद उसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। फिर वो ग्राफ पर से हमें x और y की वैल्यूज मिलेगी ना, तो पहले से ग्राफ में प्लॉट करें। तो अब ग्राफिकली यहाँ पर जो है वो जैसे हमारा पहला टेबल है x और y का, ये पहला टेबल बनाया था ना, 5 5, ये 4 6 6 4, तो उसे ग्राफ में रखें। कि अब तो ग्राफ में प्लॉट करना आपको आता है कि भाई x पे 5 और y पे 5, तो हम लोग ढूंढेंगे ना कि भाई x पे 5 और y पे 5 है तो वो नंबर यहाँ पे आएगा, ये 5 5। फिर x पे 4 और y पे 6, तो x पे 4 एंड y पे 6 वो नंबर यहाँ पे आएगा ना, आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो वो परफेक्ट नंबर मिलेगा। फिर x पे 6 और y पे 4, तो x पे 6 एंड y पे 4 ये नंबर यहाँ पे मिलेगा, समझ रहे हो। और आपने अगर और कोई नंबर सपोज किए होंगे तो भी चलेगा, उसके हिसाब से आपका ग्राफ तो इसी डायरेक्शन में बनेगा। ध्यान देना, आप कोई भी नंबर सपोज करो, ये ग्राफ की लाइन आपकी जैसे इसमें दी गई है वैसी ही बनेगी। आपने और कोई नंबर सपोज किए होंगे और ग्राफ यहाँ से जाएगा तो वो नहीं चलेगा, वो गलत है। नंबर कुछ भी सपोज करो, आपका ग्राफ तो ऐसे ही बनना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये टेबल, तो दूसरे टेबल से भी वैल्यू ऐसे ही रखेंगे ना, कि जैसे 4 0, कि ये 4 और 0 यहाँ पे नंबर प्लॉट होगा। उसके बाद 5 1, तो ये x पे 5 और y पे +1 यहाँ पे नंबर प्लॉट होगा। और फिर 3 और -1, तो x पे 3 और y पे -1 ये नीचे की तरफ, यहाँ ये नंबर प्लॉट होगा। फिर इन तीनों में से भी ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये भी दूसरी इक्वेशन की भी लाइन बनी ना। देखो कल हमने यहाँ तक खाली नंबर प्लॉट किए थे, अब जो हमें x और y की वैल्यूज ढूंढनी है ना, वो x और y की वैल्यू ऐसे ढूंढते हैं कि ये जो दो लाइन हमने बनाई, ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये नंबर पे जहां इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारा रियल आंसर कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। आप लोग एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी मेथड से ढूंढते हो तो आखिरी में आपको क्या मिलता है, x और y की वैल्यू मिलती है ना। तो अब ये ग्राफ पर से भी तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए कि नहीं, वो x और y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। कि अगर आपने ये दोनों लाइंस बनाई, ये दोनों लाइन जैसे बनी हुई है, ये दोनों लाइन जहां ज्वाइंट हो रही है ना इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट वो आपका आंसर कहलाता है, ठीक है। ग्राफ से ऐसे आंसर ढूंढेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को x पे देखा करो कि ये पॉइंट x पे कहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट x पे 7 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 7 हो गई, है ना। x की लाइन ये है ना, x एक्सिस ये है ना, तो x पे 7 आ रहा है मतलब x की वैल्यू 7। और वही पॉइंट, उसी पॉइंट को y की तरफ ले जाओ कि ये पॉइंट y पे कहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट y पे यहाँ आ रहा है 3 पे, तो इसका मतलब y की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो हम लोग लिखते हैं ना कि उसमें x की वैल्यू जो है वो फिर कितनी हो गई, 7, ऐसे ग्राफ में मत लिखना, जस्ट बता रहा हूँ। और y की वैल्यू कितनी हो गई उसमें, 3 हो गई,
समझ आया? हर ग्राफ में ये दोनों लाइन, दो इक्वेशन की दो लाइन जहां ज्वाइंट होती हो, जहां इंटरसेक्ट होती हो, वो हमारा आंसर कहलाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट द गिवन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 7 3। 7 3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये पहला x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। अब आपने स्टार्टिंग में x और y को क्या सपोज किया था? एक्स वाई जो आपने सपोज किया ना इक्वेशन बनाने के लिए, तो उसको क्या सपोज किया था आपने? तो उसमें हमने गर्ल्स को एक्स सपोज किया था और बॉयज को वाई सपोज किया था, ऐसे किया था ना। तो उसके हिसाब से द गर्ल्स 7 हो गई और बॉयज कितने हो गए? 3 बॉयज। तो ऐसे लिखेंगे ना, देर आर 7 गर्ल्स एंड 3 बॉयज इन अ क्लास। टोटल 10 स्टूडेंट थे, जिसमें लिखा हुआ था कि गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो मतलब गर्ल्स 7 और बॉयज 3 हो गए, बरोबर ना, उनसे 4 ज्यादा ही है ना गर्ल्स। तो समझ आया अब ग्राफ से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे ढूंढनी है? एकदम सिंपल है ना ये। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन भी देखें। सेकंड में दिया हुआ है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. एकदम सिंपल इक्वेशन दी गई है कि हमें पेंसिल और पेन का कॉस्ट ढूंढना है। तो सपोज कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू एक्स, कि पेंसिल को अगर हम लोग एक्स सपोज करें, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई, पेन को वाई सपोज करें। तो जो पहली कंडीशन है ना कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, 5 पेंसिल तो उसको क्या लिखा जाएगा? 5x, पेंसिल को x सपोज किया ना, और 7 पेन तो उसको लिखा जाएगा 7y, और टोटल कितने हो रहे हैं? ₹50 हो रहे हैं, तो इक्वल टू टोटल 50। सिंपल सी ये पहली इक्वेशन बन गई ना हमारी, ठीक है ना। और ऐसे ही फिर दूसरी इक्वेशन कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 पेंसिल तो अब उसको 7x, और 5 पेन तो उसको 5y, इक्वल टू 46। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब जो दो इक्वेशन बने तो यहाँ पे हमें उसे ग्राफिकली बताना है, नहीं तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, पर यहाँ पे ग्राफिकली उसको सॉल्व करें। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए इनकी कोई भी 3 वैल्यू ढूंढेंगे ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले वैसे ही कि नाउ फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 सॉल्यूशन आर एज फॉलोज, कि यहाँ पहली इक्वेशन से कोई भी 3 सॉल्यूशन आप ढूंढो। मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ जरूरी नहीं मैंने जो लिखे हैं वही, आप अपने हिसाब से ट्राई करना, क्योंकि आप खुद इसमें वैल्यू रख के ट्राई करोगे ना, तो आपको जो है वो सॉल्यूशन पता भी चलेगा और ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस भी होगी। दूसरी वैल्यू से आप लोग ट्राई करना, आपकी बुक में आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी वैल्यू रखो। कि अगर ये इक्वेशन है उसमें समझो x की जगह पे 3 रखते हैं, अपने हिसाब से x की जगह पे यहाँ 3 रखा, और इसका सॉल्यूशन करते हैं ना, जैसे x पे अगर 3 रखोगे तो 5 3 15, फिर वो 15 यहाँ माइनस में जाएगा, फिर y ढूंढने के लिए 7 डिवाइड में आएगा, तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। मतलब x पे अगर 3 रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी ना कुछ भी। तो ऐसे कोई भी नंबर रख सकते हैं ना। x पे 10 रखोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, x पे -4 रखोगे तो आंसर 10 आएगा। तो ऐसे 3 वैल्यू पहली इक्वेशन से, और ऐसे ही 3 वैल्यू दूसरी इक्वेशन से भी बनाएंगे, ठीक है। उसको ये टेबल में, ये बॉक्स में लिखेंगे ना, 3 वैल्यू यहाँ से भी बनाए। 7x + 5y = 46, तो उसमें भी x की जगह पे कोई भी नंबर लिखें, कि सपोज x की जगह पे अगर मैं 8 लिख रहा हूँ तो इसका भी सॉल्यूशन होगा ना। x पे 8 रखोगे तो 7 8 जा 56, फिर वो 56 यहाँ माइनस में जाएगा, फिर y ढूंढने के लिए 5 को डिवाइड में ले आएंगे, तो y की वैल्यू ये मिलेगी -2। ऐसे इनकी भी ये 3 सॉल्यूशन मिलेंगे, और इन दोनों में ये 3 सॉल्यूशन मिल जाए तो फिर इसे ग्राफिकली रखेंगे। एकदम इजी है आपकी ग्राफ मेथड। तो अब इसे जो है वो ग्राफ में रखें, तो पहले टेबल पर से, ये फर्स्ट टेबल पर से जो है वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कि जैसे x पे 3 y पे 5 तो इसे प्लॉट करेंगे ना, फिर x पे 10 और y पे 0 उसे भी प्लॉट करें, -4 और 10 उसे प्लॉट करें, यहाँ हो गए ना तीनों। फिर वैसे ही दूसरे टेबल पर से इस ग्राफ में हम लोग प्लॉट करेंगे। ये जो दो लाइन बनेगी ना दोनों इक्वेशन के लिए, ये जो दो लाइंस बनेगी, वो दोनों लाइन जहां पर ज्वाइंट होगी ना, वो हमारा आंसर है।
बराबर, वो हमारा आंसर है। तो वो आंसर कौन सा कहलाया? देखो ये जो पॉइंट मिला उसको एक्स में ढूंढते हैं कि वो एक्स में कहाँ आ रहा है। तो वो पॉइंट एक्स में आ रहा है यहाँ 3 पे, तो एक्स की वैल्यू 3 हुई। और यही पॉइंट y पे ले जाते हैं कि y पे कहाँ आ रहा है, तो y पे 5 पे आ रहा है, मतलब y की वैल्यू 5 हुई। ऐसे हुआ ना, 3 एंड 5 ये मिल गया ना हमें। समझ आ रही है ना बात? तो देखो ये जो वैल्यू मिली ना, वो हमारा फाइनल आंसर। अब यहाँ जो हमने सॉल्यूशन ढूंढा था ना, उसमें ही देखो 3 5 दोनों में आ ही रहा था, तो सॉल्यूशन तो यही है। और जरूरी नहीं है आप लोग ऐसा सॉल्यूशन लिखो ही, आपने अगर और कोई नंबर सपोज किए होते ना, तो भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होके ये 3 5 पर ही ज्वाइंट होती। अगर नहीं ज्वाइंट हो रही है ना 3 5 पे, मतलब आपने कहीं कैलकुलेशन गलत किया है, क्योंकि वैल्यू कुछ भी सपोज करो, फाइनल आंसर तो यही आएगा। ग्राफ से ढूंढोगे तो भी यही आंसर मिलेगा, और दूसरी कोई भी मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कोई भी मेथड से ढूंढोगे तो भी आंसर 3 और 5 ही आएगा। आपकी कोई दूसरी एक्सरसाइज है ना, जो बाकी की एक्सरसाइज हमने की थी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वो मेथड से, तो उन एक्सरसाइज में से भी आप लोग प्रैक्टिस के लिए कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जो दो इक्वेशन की पेयर होती है वो कोई भी एक पेयर ले लो, और उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करके देखो, देखना आंसर आपका सेम ही आएगा जो आप दूसरी मेथड से करोगे। तो आपकी ग्राफ की प्रैक्टिस भी हो जाए उसमें। ठीक है, ट्राई करना उसमें। और ये जो 3 5 मिला तो उसे आंसर में लिखेंगे ना, ऐसे लिखे ना कि फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट 3 5। तो x और y की वैल्यू 3 और 5 मिली ना, तो हमने सपोज क्या किया था, x को क्या सपोज किया था हमने, पेंसिल सपोज किया था ना, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। और y को क्या सपोज किया था, कॉस्ट ऑफ पेन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹3, x की वैल्यू 3 मिली, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹5, x की वैल्यू 5 मिली हमें। क्लियर? समझ में आया ना अब ये ग्राफ कैसे करना है? अब हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन पे चलें। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ये ध्यान देना। ठीक है, अब ये ग्राफिकल नहीं है, छोटी थियरी वाइज क्वेश्चन है ये। ऐसे दिया हुआ है कि ऑन कंप्यूटिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, find out whether the line intersecting the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel और coincident। समझो क्वेश्चन क्या है वो समझो। आप कोई भी जब ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ में ये दोनों इक्वेशंस आपके पास होती है, और उन दोनों इक्वेशन से ग्राफ पर आप लोग दो लाइन बनाते हो, है कि नहीं? कि आपका जैसे ये ग्राफ होता है एक्स और वाई एक्सिस, तो उसके ऊपर कहीं पर भी दो लाइंस बनाते हो कि नहीं, ग्राफ की दो लाइन बनती है ना। जब ये दोनों इक्वेशन बनाई जाती है ना ग्राफ पे, तो उस पे कम से कम 3 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन आती है उसके ऊपर? 3 कंडीशन। कि जब वो दो लाइन बनाई जाए ग्राफ पे, मैं डायरेक्ट वो दो लाइन ही बना रहा हूँ, कि वो दो लाइन या तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या तो वो जो दो लाइन बनेगी ना, वो दोनों लाइन कहीं पे आपस में इंटरसेक्ट होगी। जैसे इससे पहले वाले हमने दो ग्राफ बनाए थे ना, दोनों में लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें आंसर आया था ना 3 और 5, तो वो एक जगह पे ज्वाइंट हो रही थी ना दोनों लाइन, तो वो इंटरसेक्ट होगी। या तो फिर दूसरी कोई लाइन ऐसी बनेगी कि जो वो पैरेलल होगी, या तो कोई दो लाइन आप ऐसे बनाओगे जो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। पैरेलल मतलब कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होगी। ठीक है ना, दोनों इंटरसेक्ट नहीं होगी, पैरेलल आएगी उसमें। या तो कोई ऐसा भी बनेगा कि जो कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट मतलब कि एक ही लाइन पे दोनों, दोनों के लिए एक ही लाइन, दो इक्वेशन हो ना, तो दोनों इक्वेशन के लिए सेम लाइन, तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट। आपको याद हो तो कल 3.1 जो हमने एक्सरसाइज की थी, उस एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन था कि जिसमें पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों सेम आ रही थी। दोनों के लिए जो टेबल बनाई थी ना, 3 3 वैल्यू दोनों के लिए सेम ढूंढी थी। याद है ऐसा एक क्वेश्चन किया था 3.1 में? तो वो जब दोनों के लिए सेम इक्वेशंस आ जाती हो, दोनों इक्वेशन सेम हो, तो एक ही लाइन बनानी पड़ती है, दो लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कहते हैं कोइंसिडेंट। समझ आ रहा है? तो ये तो ग्राफ ड्रॉ करके पता चलता है ना कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, कौन सी लाइन ऐसी पैरेलल जा रही है, इसकी तरह पैरेलल होगी,
या तो कौन सी लाइन कोइंसिडेंट होगी, मतलब इसकी तरह कोइंसिडेंट होगी, एक ही लाइन बनेगी। ये तो ग्राफ ड्रॉ करके पता चलता है, लेकिन अब हमें ये चीज ग्राफ ड्रॉ किए बिना सिर्फ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के रेशियो से पता करना है। मतलब कि आपको अब दो इक्वेशन दी गई होगी और थियरी वाइज विदाउट ग्राफ ड्रॉ किए आपको डायरेक्टली बताना है कि कौन सा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, कौन सा ग्राफ पैरेलल होगा और कौन सा ग्राफ कोइंसिडेंट होगा। समझ रहे हो? ग्राफ बताए बिना, ग्राफ ड्रॉ किए बिना डायरेक्टली आपको बताना है। और वो डायरेक्टली कैसे बताते हैं? तो वो एक रूल आता है, जो मैं रूल आपको अभी बता रहा हूँ, और ये थियरी में 1 मार्क में ये रूल हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये रूल वही है जो आपने एक्सरसाइज 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सीखा था। ये वही रूल है, वही रूल ग्राफ में भी यूज होगा। तो पहले रूल समझो और लिख लो वो रूल को कहीं पर, ये रूल पहले लिख लो कहीं पर, और फिर जो है वो उसके हिसाब से सम्स करेंगे हम लोग। जैसे रूल ये आता है जो आपका 3.5 में भी था, वो भी याद करवा रहा हूँ, कि जब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 हो, याद आ रहा है 3.5 में ये कंडीशन थी कि जब अगर तीनों इक्वल आते हो तो 3.5 वाली एक्सरसाइज में हम लिखते थे कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो ग्राफिकली उसे कहा जाएगा कि वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं। ग्राफ में भी तो बताना है ना, क्या बताएंगे? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब दोनों लाइन एक पर ही, एक के ऊपर ही दोनों लाइन बनेगी। तो शॉर्ट में समझो कि जब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2 तीनों में इक्वल हो तो इसका मतलब वो कोइंसिडेंट लाइन कहलाती है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहलाता है। या दूसरी कंडीशन कि जब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2 हो, मतलब A और B इक्वल, A और B मतलब कि X और Y इक्वल, लेकिन C इक्वल नहीं, मतलब आखिरी वाला नंबर इक्वल ना हो, तो उसमें हम लोग नो सॉल्यूशन कहते हैं। और उसे अगर ग्राफिकली कहें तो वो ग्राफिकली पैरेलल लाइंस होगी। जब ये कंडीशन A1 A2 B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2 हो तो वो पैरेलल लाइंस पता है ना, जो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना होती हो। और जब अगर ये तीसरी कंडीशन हो कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, मतलब कि X और Y ही इक्वल नहीं हो, तो फिर वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिक सॉल्यूशन। और उनकी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ठीक है ना, सॉल्यूशन वाइज उसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और लाइन कैसी? इंटरसेक्टिंग, जो आपस में इंटरसेक्ट करती हो। बरोबर, ये रूल अच्छी तरह से लिख लेना, हर एक्सरसाइज के लिए जरूरी है, और 1 या 2 मार्क के सम्स में ये रूल आपको पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से ध्यान देना, इन रूल्स को याद रखना माइंड में। अब इनके हिसाब से हमें ये सब सम्स करने, क्वेश्चन 2 में हमें क्वेश्चन जो दोनों इक्वेशंस दी गई होगी ना, उस पर से आपको बताना है कि कौन सा कोइंसिडेंट लाइन होगी, कौन सी पैरेलल लाइंस और कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइन, इस कंडीशन के हिसाब से। तो देखो इसमें जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। पहला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है ना, सब इक्वेशंस। तो इन इक्वेशन के हिसाब से आप लोग पहले A1 B1 C1 और दूसरी इक्वेशन से A2 B2 C2 वो वैल्यू ढूंढ सकते हो ना, कि जैसे A1 की वैल्यू ये 5x पे, ये 5, A1 की वैल्यू 5 हुई ना, ये तो पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी करते थे। फिर B1 की जगह पर ये 4 और C1 की जगह पर 8, ऐसे ना। फिर यहाँ पे A2 की जगह पर ये 7, अल्फाबेट नहीं लिखते, खाली नंबर ना, कोएफिशिएंट, ये 7। फिर B2 की जगह पर ये 6 और C2 की जगह पर ये -9। तो अब हम लोग तीनों रेशियो ढूंढेंगे। रेशियो ढूंढे कौन से? तो पहला रेशियो ढूंढेंगे A1 अपॉन A2। तो A1 अपॉन A2 मतलब कि 5/7। A1 और A2 ये है ना, 5/7, कुछ कट होगा नहीं। फिर ढूंढेंगे B1 अपॉन B2, उसकी वैल्यू 4/6। तो 4/6 अगर इसको कट करो भी तो 2/3 होगा। कट करोगे तो क्या होगा? 2/3। जरूरी नहीं है क्योंकि इक्वल तो बन ही नहीं रहा। और तीसरी कंडीशन C1/C2, कि C1/C2 में 8/-9 ये भी कट नहीं होगा। अब इस कंडीशन में पहले दोनों ही इक्वल नहीं है तो तीसरे का जरूरी नहीं है, भले मत देखो, और लिखो तो भी ठीक है।
कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर आपको तीसरा लिखना हो तो भी लिख सकते हो कि इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, लेकिन अगर पहले दो ही इक्वल नहीं है ना तो तीसरा लिखने की जरूरत ही नहीं है। और रूल के हिसाब से आगे जो मैंने रूल लिखवाया उसके हिसाब से अगर ये दोनों a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। The given pair of linear equation intersect at a point, कि वो दोनों लाइंस जो इक्वेशन की दो लाइन बनेगी ग्राफ में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। सही बात है ना, ये कंडीशन आई मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी, बरोबर। फिर ऐसे ही सेकंड में इसमें दिया हुआ है 9x 3y 12 और यहाँ 18x 6y और 24। तो इसमें भी जो है वो ये कंडीशन देखो कि पहले a1 b1 c1 लिख दें तो ये a1 9 b1 पे 3 और c1 पे 12 ये लिखेंगे ना। फिर a2 पे 18 b2 पे 6 c2 पे 24। तो ये a2 b2 और c2 की वैल्यू मिल गई, बराबर। फिर रेशियो ढूंढे, जैसे पहले a1 अपॉन a2 ढूंढे, मतलब कि a1 पे 9 है ना, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर 18 नहीं, यहाँ a1 पे 9 और a2 पे 18 ऐसे होगा ना, मैंने उल्टा लिख दिया ये। तो ये 9 अपॉन 18, तो 9 अपॉन 18 कट करो तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 2, बरोबर। फिर दूसरा इक्वेशन b1 अपॉन b2 ढूंढेंगे, मतलब कि 3 अपॉन 6, b1 पे 3 b2 पे 6 कट करो तो 1 अपॉन 2। और तीसरा c1 अपॉन c2 ढूंढेंगे, c1 अपॉन c2 भाई c1 पे 12 और c2 पे 24 तो भी 1 अपॉन 2। देखो तीनों इक्वल हैं, तीनों पे 1 अपॉन 2 मिला, मतलब ये कंडीशन लिखेंगे कि हियर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2। अगर तीनों इक्वल हैं तो ये क्या कहलाएंगे, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पे बनेगी, ठीक है ना, दोनों के लिए एक ही लाइन बनेगी ये, है ना, सिंपल। फिर तीसरा उसमें दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 2x माइनस वाई प्लस 9। इसमें वैल्यू में ये 6x वो a1 कहलाया, a1 वहां मिला ना, ये b1 की वैल्यू मिली -3, माइनस है तो माइनस लिखा करो -3, c1 की वैल्यू मिली ये 10। फिर a2 की वैल्यू मिली ये 2, b2 की वैल्यू यहाँ -1, y के साथ में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो उसे क्या गिनेंगे हम लोग -1 गिनेंगे ना, बरोबर ना। और c2 की वैल्यू क्या मिलेगी 9, ये दोनों वैल्यूज हमने लिखी ना। फिर उसके बाद फिर वैसे ही रेशियो कि पहले a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 मतलब a1 पे 6 और a2 पे 2, तो 6 अपॉन 2 आंसर मिलेगा 3 अपॉन 1। दूसरा b1 अपॉन b2 का आंसर, तो b1 पे -3 b2 पे -1, तो -3 और -1 माइनस माइनस कट करो तो मिलेगा 3 अपॉन 1। और c1 c2 में 10 अपॉन 9 ये कट नहीं होगा, तो इसका मतलब देखो इसमें a1 a2 और b1 b2 इक्वल है लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं है, मतलब a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, ये कंडीशन ना। और आपको जो रूल बताया उस रूल के हिसाब से ये कंडीशन में क्या आता है, तो पैरेलल लाइंस, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल। वो पैरेलल लाइन ना, मतलब अगर ग्राफ बनाओ तो वो ग्राफ ऐसे बनेगा। समझ आ रही है बात है, ठीक है, ये रूल अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये भी थियरी वाइज है आपका, और ये भी आपको थियरी में पूछते हैं, ये भी ध्यान रखना कि ऑन कंप्यूटिंग द रेशियो a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब आपको हर सम में वही ढूंढना है, फिर से ये तीनों रेशियो जो ढूंढ रहे थे वैसे ही, लेकिन अब चेक करना है कि कब कंसिस्टेंट आता है और कब इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं ये पेयर। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब कहलाती है, कि जब जब जो है वो ये कंडीशन हो, ध्यान रखना ये रूल वाइज है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये रूल है, मैंने यहाँ पे लिखा है आपको समझाने के लिए कि रूल वाइज ऐसा आता है कि जब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 या तो तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए, या तो और a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों नॉट इक्वल होने चाहिए।
तो अगर या तो तीनों इक्वल है या तो तीनों इक्वल नहीं है तो ही कंसिस्टेंट कहलाएगा। कंसिस्टेंट मतलब एक जैसा, या तो तीनों सेम होने चाहिए इक्वल, या तो तीनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तो वो कंसिस्टेंट कहलाया। लेकिन अगर कोई दो इक्वल है, मतलब समझो ऐसे हो ना a1/a2 b1/b2, ये दोनों इक्वल और यहाँ पे नॉट इक्वल टू c1 c2, तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाया। समझ आ रही है बात? सिंपल सा एक रूल ही खाली याद रखो इसमें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए नोट कर लेना ऐसे भी अच्छी तरह से, कि जब तीनों इक्वल हो तो कंसिस्टेंट, या तीनों नॉट इक्वल हो तो कंसिस्टेंट, और कोई कंडीशन हो ना कि एक दो इक्वल एक दो नॉट इक्वल, तो वो इनकंसिस्टेंट। बरोबर? तो देखो क्वेश्चन 3 भी ऐसे ही देखेंगे ना, कि जैसे क्वेश्चन 2 किया था। अब मैं डायरेक्टली जल्दी सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपको दो इक्वेशंस दी गई है। इन दोनों इक्वेशन से आप लोग जो है वो a1 b1 और c1 की वैल्यू ढूंढ सकते हो, कर सकते हैं ना। ये a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू 5 यहाँ पे है, उसे इक्वल टू के यहाँ लेके आओ तो क्या हो जाएगा, c1 की वैल्यू -5। एक्चुअली देखो यहाँ जस्ट नोट करना कि ये वैल्यूज अगर आप 5 लिखोगे ना तो भी चलेगा, और -5 लिखो तो भी करेक्ट है। ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ जब ऐसे सम करना है ना, पूरा सॉल्यूशन नहीं कर रहे, जब खाली हमें ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वही चेक करना है, तो उसके लिए अगर आप इसको -5 इस साइड ले जाओ तो भी अच्छा है, और नहीं ले जाकर खाली c1 और c2 की वैल्यू 5 और 7 ही लिखो ना तो भी करेक्ट है। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे माइनस माइनस लिखा ना, कि c1 पे -5 और समझो c2 पे आप लोग लिखो -7, तो जो रेशियो ढूंढते हैं ना c1/c2, तो -5 एंड -7, माइनस माइनस तो कट ही हो जाएगा, बचेगा क्या 5/7। तो बचा तो वैसे भी प्लस में ही ना, तो उसे प्लस में लिखो या माइनस में लिखो, दोनों करेक्ट है। तो देखो यहाँ ये पहली इक्वेशन से तीनों वैल्यू, फिर दूसरी इक्वेशन से तीनों वैल्यू मिल जाएगी, a2 b2 और c2। तीनों रेशियो ढूंढेंगे a1/a2 b1/b2 और c1/c2। तो रेशियो में देखो a1/a2 का रेशियो मिला 3/2, b1/b2 का रेशियो मिला 2/-3, और इसका मिला -5/7। देखो तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, तीनों अलग अलग है। तो a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, तीनों अलग अलग हुए ना, और अगर तीनों अलग है तो उसके लिए लिखेंगे कि दे आर कंसिस्टेंट। रूल बताया ना मैंने, या तो तीनों नॉट इक्वल होने चाहिए या तो तीनों इक्वल होने चाहिए तो वो कंसिस्टेंट, अगर एक दो इक्वल नॉट इक्वल हो तो वो इनकंसिस्टेंट कहेंगे। सिंपल। फिर वैसे ही सेकंड वाला, इसमें जो ये इक्वेशन है तो इसमें ये a1 की वैल्यू, b1 की और c1 की वैल्यू, फिर a2 b2 और c2 की वैल्यू, डायरेक्ट थियरी वाइज ही लिखना है ना, और कोई सम नहीं। फिर रेशियो जो ढूंढो a1 a2, तो उसको कट करेंगे 2/4, तो आंसर 1/2। फिर b1 और b2 का रेशियो -3/6, तो उसको भी कट करके 1/2। और c1 c2 का रेशियो -8 और -9, माइनस कट करो तो 8/9। तो यहाँ a1 a2 b1 b2 इक्वल है, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं है। ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, मतलब देखो एक इक्वल एक नॉट इक्वल दिया हुआ है, तो इसमें लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। सही बात है, एक इक्वल एक नॉट इक्वल हो तो इनकंसिस्टेंट, तीनों ही इक्वल हो या तीनों ही नॉट इक्वल होने चाहिए। फिर ऐसे ही तीसरा, अब इसमें भी ये जो दिया हुआ है तो इसमें ये अपॉन में दिया हुआ है, तो आप लोग अपॉन में लिखो भले, कि यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या कहलाई 3/2, देखो a1 की वैल्यू 3/2 अपॉन में लिखें, b1 की वैल्यू क्या कहलाई 5/3, और c1 की वैल्यू 7 या -7 जो भी लिखो। फिर a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10 और c2 की वैल्यू ये 14 या -14। अब जो रेशियो ढूंढे ना इसका, तो रेशियो इसका कैसे ढूंढे, देखो a1 a2, तो उसका a1 पे वैल्यू है 3/2 और a2 पे 9, जो इसको कट करें, तो देखो कट कैसे करेंगे, आपके जैसे यहाँ पे कंडीशन है ना कि ऊपर 3/2 a1 पे और a2 पे है 9, तो ये जो 2 है वो 2 इस 9 के साथ लिखा जाएगा,
क्या होगा, ये 2 9 के साथ लिखा जाएगा। मतलब इसका कंडीशन अगर आप काउंट करो ना तो ऐसे होगा कि ऊपर 3 रहेगा और नीचे आ जाएगा 2 × 9। ऐसा ना, ये अपॉन के अपॉन में है तो ये 3/2, 2 यहाँ पे आ जाएगा ना 9 के साथ। समझ रहे हो ना, अपॉन वाला कैलकुलेशन तो ऐसे ही करेंगे ना। तो यहाँ कट करेंगे कि जैसे ये कट होगा 3 3 सा, तो ऊपर कुछ बचा नहीं, ऊपर 1 ही रहेगा और अपॉन में 2 3 जा हो जाएगा 6। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 1/6। ये मिला ना 1/6, बरोबर। फिर है B1 B2। तो देखो B1 पे भी ये 5/3 और उस पे -6। जो इसको भी अगर कट करें तो इसका आंसर मिलेगा -1/6। ठीक है ना, इनको कट करेंगे तो -1/6 मिलेगा। सॉरी, हम B2 की वैल्यू -10 है, मैंने गलत लिखा, 6 नहीं आएगा। B2 की वैल्यू -10 है ना, B2 पे -10 है। मतलब ऐसे होगा कि ऊपर 5/3 है और नीचे -10 है। तो ये जो 3 है वो 3 10 के साथ आ जाएगा ना। कैलकुलेशन ऐसे होगी कि ये 5 और ये अपॉन में जो है वो 10 आ जाएगा। मतलब कि 3 × ये -10। तो कैलकुलेशन में 5 से कट होगा, 5 2 जा और नीचे 3 2 जा हो जाएगा 6, बराबर। और माइनस की साइन तो रहेगी ना, -1/6, बराबर। यहाँ 6 नहीं है, यहाँ पे 10 है। तो -1/6 B1 B2 का आंसर। और C1 C2 का आंसर ढूंढोगे तो उसका -7 और -14 कट करो तो 1/2, माइनस माइनस भी कट हो जाएगा 1/2। तो अब इन तीनों में तीनों इक्वल नहीं है, ये 1/6 और ये -1/6 है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं कहलाए और ये तो 1/2 अलग ही है। तो अगर तीनों इक्वल नहीं है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, दे आर कंसिस्टेंट। मतलब तीनों इक्वल ना हो तो वो क्या लिखा जाएगा, कंसिस्टेंट ही लिखा जाएगा ना। ओके, ऐसे ही नंबर 4 कि 5x - 3y = 11, 10x 6y = -22। तो ये भी पहले A1 B1 C1 की वैल्यू, A1 पे ये 5, B1 पे -3, C1 पे ये 11 या -11। फिर A2 पे -10, B2 पे 6 और C2 पे -22 या 22, जो भी लिखो। तो इन पर से जो रेशियो ढूंढो, तो देखो पहले A1 A2, तो A1 पे 5, A2 पे -10 कट करके -1/2। ये माइनस की साइन भी नीचे या ऊपर कहीं पे भी लिख सकते हैं ना। फिर जो है वो B1 B2 का रेशियो ढूंढो, तो B1 B2 पे -3/6 कट करके -1/2। और C1 C2 में -11 एंड 22 तो कट करके 1/2। सब इक्वल मिले ना, तो ये तीनों इक्वल हो गए, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे कि ये कंसिस्टेंट है, बरोबर। और नंबर 5 में भी कि यहाँ A1 पे लिखेंगे 4/3, सेम इक्वेशन ना। B1 पे लिखा जाएगा ये 2 और C1 पे ये 8 या -8। फिर A2 पे ये 2, B2 पे 3 और C2 पे 12 या -12। देखो इनका रेशियो भी बताएगा A1/A2, तो उसमें 4/3 और अपॉन में 2। ठीक है, फिर जो है वो इसको कट करेंगे ना, तो ये 3 यहाँ 2 के साथ आ जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा 2/3 इसका कट करके। B1/B2 का आंसर भी 2/3 है। और C1/C2 तो -8 और -12 है, इसको 4 4 से कट करेंगे तो 4 2 जा और 4 3 जा, ये भी 2/3। तीनों आंसर इक्वल मिल गए, A1 A2 = B1 B2 = C1 C2। अगर तीनों इक्वल मिले तो इसके लिए भी ये कंसिस्टेंट आएगा। ओके, ध्यान आया ना अब कैसे कंसिस्टेंट और नॉन इनकंसिस्टेंट करना है, क्लियर। अब इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 4 वो भी वही है। इसके लिए क्या दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले तो वही चेक करना है जैसे अभी चेक किया। एंड इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करो। जैसे हमने आगे के सम किए थे ना, अगर कंसिस्टेंट हो ना तो ही सम करना है, नहीं तो सम करना नहीं है। सम करना है मतलब कि वो 3 सॉल्यूशन ढूंढ के फिर पूरा ग्राफ बनाना, याद है ना कैसे बनाना है।
तो देखो अब इस क्वेश्चन में है ना, मैं सिर्फ आपको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट वो बता रहा हूँ, फिर ग्राफिकली सॉल्यूशन आप लोग करना, ठीक है। सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बता, फिर ग्राफिकली आप लोग वैसे ही हर एक की 3-3 सॉल्यूशन फाइंड करना, वो जैसे टेबल बनाते हैं, और उस टेबल पर से फिर जो है वो ग्राफ फाइंड करना है आप लोग। ओके, तो देखो इसमें भी पहला क्वेश्चन दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे a1 a2 और a1 b1 और c1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू x मतलब कुछ नहीं 1, b1 की वैल्यू पे भी खाली y दिया हुआ है मतलब 1 ही लिखेंगे, और c1 की वैल्यू पे ये 5, बाबा 5 लिखो या -5 लिखो। फिर a2, तो a2 की वैल्यू पे ये 2, b2 की वैल्यू पर भी ये 2, और c2 की वैल्यू पे ये 10 या -10। तो अब रेशियो जो ढूंढ रहे हैं, तो पहले a1 a2 का रेशियो मतलब के 1/2, b1 b2 का रेशियो भी वही है 1/2, और c1 c2 का रेशियो है -5 एंड -10। कट करो 5 5 से, तो 5 1 और 5 2 1/2, तीनों इक्वल हुए ना। अगर तीनों इक्वल है तो लिखेंगे कि दे आर कंसिस्टेंट, कि द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब कि अब इसका ग्राफ बनाकर सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया है, लेकिन अब इसका ग्राफ करना है आपको आगे। याद है जैसे सब पहले इक्वेशंस और पहले सम में हमने किया था कि यहाँ पे x और y पे कोई भी वैल्यू रख के पहले वो टेबल बनाओ, 3-3 सॉल्यूशन ढूंढो, दूसरी इक्वेशन के भी 3 सॉल्यूशन ढूंढो, और फिर उस पर से ग्राफ बनाओ आप लोग। ओके, बनाओगे ना आप? तो मैं डायरेक्टली दूसरे क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में भी इसमें से a1 b1 और c1 की वैल्यू मिलेगी। अब तो डायरेक्टली बता रहा हूँ, एक ही जैसे सम्स हैं सब। यहाँ पे भी b1 सॉरी a2 b2 और c2 की वैल्यू मिलेगी। तीनों का जो रेशियो ढूंढोगे ना, तो a1 a2 का रेशियो 1/3 आया, b1 b2 का रेशियो -1 और -3 माइनस कट करो तो 1/3, और c1 c2 का आंसर -8/16, 8 8 से कट करो तो 8 1 और 8 2 1/2। मतलब इसमें a1 a2 b1 b2 इक्वल है, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं है। तो a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, ये कंडीशन। और इस कंडीशन के हिसाब से द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे नहीं, इसमें आगे सम नहीं करना है। इनकंसिस्टेंट हो तो सम नहीं करना है, कंसिस्टेंट हो तो ही बताना है सम में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है वैसा ही, कि इसमें भी पहले ये a1 b1 और c1 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर पहली इक्वेशन से, फिर दूसरी इक्वेशन से a2 b2 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी, बरोबर। फिर उनका रेशियो a1/a2, तो रेशियो में 2/4 कट करके 1/2, फिर b1/b2, तो उसका रेशियो 1/-2, और c1/c2, तो उसका रेशियो -6/4, 2 2 से कट करो तो ये 2 3 और 2 2 3/2। अब यहाँ a1 b1 c1 तीनों में कोई भी इक्वल नहीं है, तीनों का आंसर अलग अलग आया, ये +1/2 ये -1/2, तो ये अलग अलग है। मतलब कि a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, तीनों नॉट इक्वल हैं। और अगर तीनों अलग अलग है तो इसके लिए लिखेंगे दे आर कंसिस्टेंट। तो अगर ये कंसिस्टेंट है ना, मतलब इसका ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। इसका आगे सॉल्यूशन करना है, एक्स और वाई की वैसे ही 3-3 वैल्यू ढूंढकर फिर आपको ग्राफ में प्लॉट करना है, बरोबर ना। फिर उसके बाद आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसमें भी सेम, यहाँ पर a1 b1 और c1 की वैल्यू, ये a2 b2 और c2 की वैल्यू, ठीक है। ये दोनों वैल्यू लिखकर अगर रेशियो ढूंढे तो देखो a1 a2 का रेशियो मिलेगा 1/2, 2/4 कट करके 1/2, b1 b2 का रेशियो मिलेगा -2 एंड -4 कट करके 1/2, और c1 c2 में -2 और -5 कट करके 2/5। तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू, उसमें से दो वैल्यू सेम हुई, तीसरी c1 c2 की वैल्यू अलग है,
सो A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। तो अगर ये एक इक्वल एक नॉट इक्वल है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, दे आर इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है मतलब इसका हमें ग्राफ नहीं बनाना है, बराबर ना, ये ग्राफ हमें तैयार करना नहीं है। ओके, फिर उसके बाद चलें तो अब क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको इक्वेशन बनी हुई है, उसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम सम दिया हुआ है, उस पर से इक्वेशन बनाकर और उस पर को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसमें भी मैं इक्वेशन बता रहा हूँ ना, आप लोग उसे ग्राफिकली सॉल्व करना। तो ऐसे दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of garden. क्या दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है उसके पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ कहलाया है वो, जो 36 है। पेरीमीटर का हाफ मतलब अगर रेक्टेंगुलर गार्डन हो ना, समझना, तो उसका पेरीमीटर मतलब चारों साइड का टोटल कहलाता है, ये चारों साइड का टोटल पेरीमीटर। लेकिन यहाँ हाफ ऑफ द पेरीमीटर है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर मतलब दो साइड का ही टोटल, खाली लेंथ और ब्रीथ का टोटल। ठीक है, दो साइड का, चारों साइड का टोटल नहीं, जो 36 है। और दूसरा दिया हुआ है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ, कि लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है। ओके, तो देखो इनके डायमेंशन फाइंड करने हैं, मतलब लेंथ और विड्थ ही फाइंड करनी है ना। तो सपोज विड्थ ऑफ द गार्डन x, सपोज अगर हमने जो है वो ये विड्थ को x सपोज किया, एंड लेंथ ऑफ द गार्डन y, और लेंथ को हमने y सपोज किया। सो पहली जो इक्वेशन दी गई है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ, लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ को हमने क्या सपोज किया था, y ना। हाँ, भले x सपोज करो, हाँ, इक्वेशन ऊपर नीचे लिख सकते हो आप, फिर यहाँ पे करेक्ट लिखना कि लेंथ इज, तो लेंथ को सपोज किया था y, इज मतलब इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इज विड्थ, जो विड्थ से 4 ज्यादा है। तो विड्थ हमने सपोज किया था x, उससे 4 ज्यादा मतलब x प्लस 4। तो इक्वेशन बन जाएगी y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अगर सब एक साइड करने हो तो y को भी अगर यहाँ लेके आए, तो y को यहाँ लेके आए तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा तो माइनस वाई, और 4 वहीं पे लिखें प्लस 4 इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन, x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये इसको अरेंज करके मिलेगा ना, नहीं तो ऐसे रखो तो भी करेक्ट है। और दूसरी इक्वेशन के लिए ऐसा दिया हुआ है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ गार्डन, देखो हाफ मतलब क्या कि खाली ये दो साइड का टोटल, और अगर दो साइड का टोटल करो मतलब सिर्फ लेंथ और ब्रीथ, सिर्फ इन दोनों का प्लस ही 36 हुआ ना, चारों साइड का टोटल नहीं करना है। तो इसका मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर हो जाएगा सिर्फ y प्लस एक्स इक्वल टू 36, या तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। इसको भी अगर 36 यहाँ अरेंज करो तो ऐसे हो जाएगा कि x प्लस वाई, वो तो एक ही साइड है, प्लस 36 को यहाँ लेके आएंगे माइनस 36 इक्वल टू 0, बराबर, माइनस 36 इक्वल टू 0, ऐसे आ जाएगी ना ये इक्वेशन। फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करो, करोगे वैसे सॉल्व कि इनकी कोई भी तीन तीन वैल्यू ढूंढकर फिर ग्राफ में रखना है हमें। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कि अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 ये भी थियरिकली है। ठीक है, थियरिकली ये दिया हुआ, ये सम नहीं है, ये ऐसा सम एग्जाम में नहीं पूछते। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं होता, लेकिन फिर भी सिर्फ समझने के लिए देखें कि दिया हुआ है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन दी गई है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है, सब में दो दो इक्वेशन होती है ना, यहाँ एक इक्वेशन दी गई है, हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है, such that the geometrical representation of pair formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines.
मतलब कि ये एक इक्वेशन दी गई है, हमें दूसरी ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जिससे एक बार वो इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, फिर एक और आंसर बताना है कि जिससे वो ग्राफ पैरेलल बनना चाहिए, और एक और आंसर बताना है जिससे कोइंसिडेंट लाइंस बननी चाहिए। मतलब इसके साथ हमें तीन इक्वेशन अपनी बनानी है। एक इक्वेशन दी गई है, दूसरी तीन इक्वेशन अपनी बनानी है कि जिससे एक इक्वेशन से आंसर इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, एक से आंसर पैरेलल, और एक से आंसर कोइंसिडेंट बनना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दो, पहले इंटरसेक्टिंग वाला एक एक करके कंडीशन ना। तो समझो पहले इंटरसेक्टिंग लिखेंगे कैसे वो समझना। तो ऐसे लिखेंगे, टू फाइंड अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट the geometrical representation pair with 2x plus 3y minus 8 equal to 0 is formed is intersecting lines, it should be satisfy the condition this। देखो हमें इसके साथ समझना है, यहाँ पे इसके साथ हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है कि जिससे ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस का बने। तो आप लोगों को जैसे मैंने रूल बताए थे आगे, तो वो रूल याद करो कि इंटरसेक्टिंग कब बनता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो। ये कंडीशन हो तो ही इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है ना, समझ रहे हो ना, इसी कंडीशन पे। तो इसका मतलब क्या करना है पता है, इसके साथ ये इक्वेशन तो दी गई है, उसके साथ अपनी दूसरी अपने पसंद की कोई भी ऐसी इक्वेशन बनाओ। बस खाली ये ध्यान रखना कि a1 a2 और b1 b2 इक्वल होने चाहिए नहीं। इक्वल का मतलब क्या पता है, कि भाई इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। कि देखो जैसे ये 2x है ना, तो पहले यहाँ x पे कुछ भी लिखो, कोई भी नंबर लिखो, कि समझो मैंने x पे यहाँ पे खाली x ही लिखा, बराबर। तो देखो यहाँ a1 और a2 का रेशियो कितना हुआ कि a1 पे 2 है और a2 पे कितना है 1। दूसरी इक्वेशन जैसे मैंने बनाई तो 1 ना, तो यहाँ 2 और 1 है, तो इक्वल टू b1 b2 पे भी 2 और 1 आना चाहिए नहीं, खाली ये ध्यान रखना। तो उसके हिसाब से तो आप कुछ भी लिखो, जैसे यहाँ 3y, तो मैंने समझो यहाँ 3y ही लिखा अपने हिसाब से कोई भी इक्वेशन ना। तो देखो यहाँ b1 पे लिखा मैंने 3, और यहाँ b2 पे वो भी आया 3, 3 कट करो तो क्या मिलेगा 1/1, कट करके ये मिलेगा ना। मतलब देखो a1 a2 ये मिला 2 2 और 1, और b1 b2 ये मिला 3 और 3, क्या दोनों इक्वल हुए, दोनों नॉट इक्वल है। और अगर नॉट इक्वल है मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाई, बरोबर। इसकी जगह पर आप कोई भी ऐसी इक्वेशंस लिख सकते हो, कोई भी ऐसी इक्वेशंस कि जिसमें खाली ये कंडीशन बैठनी चाहिए a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, और c पे तो कोई भी नंबर लिखो ना, इसमें इंटरसेक्टिंग में c तो देखते ही नहीं है। तो यहाँ -8 है, उसकी जगह यहाँ कुछ भी लिखो, 10 20 15 100 जो लिखना हो आपको नंबर। समझ आ रही है बात है। ऐसे जो दूसरी कंडीशन है ना, तो दूसरी कंडीशन में वैसे ही कि इस इक्वेशन के साथ हमें दूसरी इक्वेशन बनानी है कि जिससे अब वो पैरेलल लाइंस बने, कि वो पैरेलल लाइंस बने, सेम कंडीशन। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या आती है, तो पैरेलल के लिए कंडीशन ये आती है कि ये a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2, ये कंडीशन। a1 a2 और b1 b2 इक्वल होना चाहिए, c1 c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब पहले ना a1 a2 के लिए खाली पहले x का देखा करो, कि जैसे यहाँ 2x है ना, तो यहाँ पे भी x की ऐसी वैल्यू रखो जो 2 की टेबल में आती हो। भाई इक्वल बनाना है ना, तो ये ध्यान रखते हैं, यहाँ 2x है तो 2 की टेबल की कोई नंबर लिखो, जैसे यहाँ 4 लिखा आता है ना 2 की टेबल में, बरोबर। यहाँ 6 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, ऐसा कोई नंबर जो 2 की टेबल में आता हो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये ध्यान रखना, अब ये इक्वल चाहिए ना, दूसरा b1 b2 भी इक्वल में चाहिए। तो उसके लिए ऐसे कि यहाँ पे 2 और यहाँ 4 लिखा, तो 2 का डबल किया ना, 2 2 जा 4 ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 3 जा, और सॉरी 3 2 जा। यहाँ पे अगर 2 2 जा किया हमने 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 2 जा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, बरोबर। और यहाँ 8 2 जा नहीं लिखेंगे क्योंकि c1 c2 इक्वल चाहिए नहीं, तो 8 2 जा नहीं लिखेंगे, तो यहाँ कोई भी नंबर लिख दो फिर।
तो आप लोग क्रॉस चेक करो उसमें कि यहाँ हमने इसके अलावा और कोई इक्वेशन बनानी हो तो भी आप बना सकते हो, लेकिन फिर क्रॉस चेक किया करो कि a1 a2, तो a1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 4, तो 2/4 कट करो तो मिलेगा 1/2। ऐसे ही दूसरा b1 b2, तो b1 की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 6, तो 3/6 इसको भी कट करो तो 1/2, दोनों को कट करो आंसर 1/2 ही मिलेगा ना, इसको कट करके और इसको भी कट करके 1/2, मतलब दोनों इक्वल हुए कि नहीं, a1 a2 b1 b2 और c1 तो कुछ भी होना चाहिए फिर। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन बनाई ना। इसके अलावा आप अपनी भी कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, बस ये कंडीशन सही होनी चाहिए। तो ये पैरेलल लाइंस का हुआ। और तीसरा दिया हुआ है कि उसमें होना चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस, कि अब इसके साथ ही ऐसी इक्वेशन बनानी है कि जो कोइंसिडेंट लाइन, अब कोइंसिडेंट लाइन कब होती है पता है, कि जब दोनों इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वल हो, कि जिसमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइन बनती है। तो उसके लिए आप यही की यही इक्वेशन वापस लिख दो तो भी करेक्ट है, सेम ही इक्वेशन। या तो ऐसे किया करो कि इन इक्वेशंस में इन तीनों का डबल या ट्रिपल या ऐसे किया करो, कि जैसे पहला कंडीशन देखते हैं इसमें भी, कि समझो ये 2x है, तो यहाँ पे भी x की वो वैल्यू लिखो जो 2 की टेबल में आती हो, इक्वल चाहिए उसके लिए। तो 2x का डबल समझो लिखा 4x, अगर इसका डबल किया ना 4x, तो सबका डबल कर दो, सब इक्वल हो जाएंगे ना। तो फिर 3 का डबल भी हो जाएगा 6y, और 8 का डबल भी हो जाएगा -16, तो जिससे a1 a2 b1 b2 c1 c2 चेक करोगे तो वो तीनों इक्वल मिलेंगे, बराबर। इसके अलावा इससे अलावा भी कोई भी इक्वेशन, जैसे ये x y नंबर तीनों का ट्रिपल भी कर सकते हो, कि 2 का ट्रिपल किया 6x, 3 का ट्रिपल किया 9y और 8 3 24, तो भी आंसर करेक्ट है। समझ आई ये बात, कैसे हमें कोइंसिडेंट पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है, बराबर ना। ये सब थियरिकल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते। अब दूसरा और आखिरी क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। सिंपल सा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. अब यहाँ खाली एक्स्ट्रा क्या है कि इस पर से हमें ग्राफ बनाना है दोनों इक्वेशन से, वो तो हम लोग बनाते ही है ना। फिर ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ में एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बनेगा, एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल तैयार होगा, तो उस ट्राइंगल पर हमें खाली शेड करना है। तो कैसे ये मैं बता रहा हूँ, समझना। पहले ये जो दो इक्वेशन दी गई है उन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, वो तो नॉर्मली बनाए ना। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, तो वही 3 सॉल्यूशन ढूंढते हैं। मैंने तो आगे आपको बोला था कि खुद ही करना, ये मैं जस्ट बता रहा हूँ कि इनके 3 सॉल्यूशन जो ढूंढे ना, तो सबसे पहले हमारी पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कोई भी 3 वैल्यू ढूंढ सकते हैं ना। x की जगह पे कुछ भी रखो तो y की वैल्यू मिलेगी, समझो x पे 0 लिखा तो y पे 1, x पे जो है वो अगर 1 लिखा तो y पे 2 मिलेगा, x पे अगर 2 लिखा तो y पे 3 मिलेगा। ऐसे कोई भी 3 सॉल्यूशन। फिर वैसे ही दूसरी इक्वेशन के भी कोई भी 3 सॉल्यूशन ढूंढेंगे, कोई भी 3। समझो x पे अगर मैं 4 रखूं तो सॉल्यूशन में y पे 0 मिलेगा। ठीक है, कि अगर x पे मैंने 2 रखा तो सॉल्यूशन करो इसका, y पे हमें 3 मिलेगा। और x पे अगर मैंने 0 लिखा है तो सॉल्यूशन करने से y पे मुझे 6 मिलेगा। ऐसे मिल जाएंगे ना ये, तो ये दोनों सॉल्यूशन आ गए कि नहीं। फिर उस पर से ग्राफ बनाते हैं, जैसे सब में करेंगे वैसे ही कि इसमें भी हम लोग ग्राफ तैयार करें। अब मैंने यहाँ वो बॉक्स नहीं बनाया है कि उस बॉक्स के थ्रू ऐसे ही ये दोनों लाइन बनाएंगे ना। अब खाली करना क्या है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, दोनों लाइन यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है ना, और उसको एक्स एक्सिस के साथ कनेक्ट करो। तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कहाँ कनेक्ट हो रही है, तो ये एक पॉइंट एक्सिस पे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे 4 0 हो रहा है कि नहीं ये लाइन। और ये दूसरी लाइन एक्स पे कनेक्ट हो रही है यहाँ पे -1 और 0।
तो इन तीनों को ज्वाइन करो तो ये बीच में ट्राइंगल बन रहा है ना, तो उस ट्राइंगल पे खाली शेड करना है, बरोबर। मैं जस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ, आप लोग अच्छी तरह से पेंसिल से शेड करना कि उसको खाली शेड करके बताना है बस ना। ग्राफ तो वैसे ही था ना, खाली इस ग्राफ से जो यहाँ पे ट्राइंगल बना ना एक्स पे, वाई एक्सिस वाला नहीं पूछा हुआ है, वाई एक्सिस वाला ये ट्राइंगल कहलाता है। इस साइड जो है आपको पूछा हुआ है जो एक्स एक्सिस पे ट्राइंगल बन रहा है उसको आपको शेड करना है, बरोबर ना, इसको कलर करना है आपको, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लिखना हो तो वो लिखेंगे कि फ्रॉम द फिगर इट कैन बी सीन दैट दिस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट 2 3, कि ये 2 3 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, एंड एक्स एक्सिस एट -1 0 एंड 4 0, ये एक्स एक्सिस पे आएगा यहाँ पे -1 0 पे और यहाँ पे 4 0 पे, ये 3 पॉइंट है ना ट्राइंगल के लिए। Therefore the vertices of triangle are this, vertices मतलब ये आखिरी के तीनों पॉइंट ये हैं, ट्राइंगल के तीनों पॉइंट यही मिले और उस ट्राइंगल को फिर शेड कर देना है हमें। ओके, समझ में आया। तो देखो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, हमने सभी मेथड्स देख ली इसमें। अब इन सभी मेथड्स की अच्छी तरह से फिर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। और आज जैसे हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया ना, वैसे ही मैथ्स के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।